हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 का एमसीक्यू। क्योंकि हम इससे पहले थ्योरी फॉर्मेट में आपको बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों कंप्लीट कराया हुआ है। साथ ही साथ इंडिया का भी हमने कराया था, बजट और जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोनों कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपकी गलती है, आप जा करके चेक कर लो या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हो, मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूं या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको कुछ वीडियो देखने को मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हो। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है वो एमसीक्यू में हम बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। देखते हैं कितने लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आए हैं, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट करना कि आप कितना सही कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के ऐतिहासिक और प्रस्तुति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट आता है कि बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा मार्च 2007 में पेश किया गया था। तो देखो, इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होगी कोई पॉइंट गलत है, बिल्कुल सही होगा, सब चीज़ यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2025-26 में पेश किया गया यह आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे 2 फरवरी 2026 को वर्तमान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पेश किया गया। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँ तो ये पॉइंट एक तरह से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि आर्थिक सर्वेक्षण के प्रस्तुतिकरण का पारंपरिक समय राज्य के मुख्य बजट के प्रस्तुतिकरण से ठीक एक दिन पहले निर्धारित होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वार्षिक जो स्थापित हमारा जो बजटीय परंपरा है उसके अनुसार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के यानी मुख्य जो वार्षिक बजट है उसके पेश होने के एक दिन पहले होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही होगा। तो कौन सा कथन सही है? तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राइट, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट करें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में बिहार की दर्ज की गई आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बिहार का जो है आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कितना बताया था, वो आपको बताया गया था 14.9%। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तब जाकर के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि यह भारत के औसत जो वृद्धि दर है 12.0 से क्या है। तो ये अगर आपको पता रहेगा तभी तो कर पाओगे ना कि कम है कि अधिक है। तो अब आप कम कहोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पता है 14.9 तो बराबर भी नहीं है, अधिक रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब भारत की औसत वृद्धि दर जो है वो आपका 12% पर है, और जो बिहार है, बिहार का औसत वृद्धि दर दिखाया गया 14.9%, यानी बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान और स्थिर कीमतों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की वृद्धि दर चालू कीमतों पर, चालू कीमतों का मतलब वर्तमान कीमत, ठीक है, वर्तमान कीमत पर 8.6% तथा स्थिर कीमतों पर 13.1% रही है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि स्थिर कीमतों पर 8.6 है और ये 13.1 जो देख रहे हैं वो वर्तमान कीमतों पर है 13.1%। तो यहाँ पर तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वर्तमान कीमतों पर 24-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 997 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। तो ये तो पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर 11-12, स्थिर कीमत हमेशा 11-12 के आधार पर होता है। तो वर्ष 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना है? तो 531,372, मैंने आपको बताया था 531,372, और चालू कीमतों पर 991,997, इसमें 9 ज़्यादा बार बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड और थर्ड तो पूरी तरह से सही है, सत्य के रूप में 2 और 3 को देख सकते हैं, ऑप्शन बी। इसी तरह के सवाल आपके पेपर में भी बनेंगे, तो जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए।
नेक्स्ट है कि बिहार के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी और विभिन्न मूल्यों पर दर्ज की गई विकास दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी 899,020 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, बिल्कुल सही है। और वर्तमान मूल्यों पर बिहार का जो विकास दर है वो 13.1% दर्ज की गई है, और वहीं जो राष्ट्रीय है वो 9.8 राष्ट्रीय औसत विकास दर से 3.3% अधिक रही। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा कि स्थिर की मूल्यों पर 11-12 के आधार पर समीक्षाधीन वर्ष में बिहार की जो वास्तविक आर्थिक विकास दर है, आर्थिक विकास दर की बात करें ना कि वृद्धि दर, तो आर्थिक विकास दर 1.6%, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर स्थिर कीमतों पर ऊपर में जस्ट हमने बात किया था ना, पहला वाला में जो है वो आपका वर्तमान मूल्यों पर 13.1% और स्थिर कीमतों पर 8.6%। तो ये जो 13.1% देख रहे हैं ये कितना है, 991, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा सॉरी, ये हम जो बात कर रहे थे, माफ़ी चाहूँगा, इसको मैं हटाता हूँ। देखो ये जो बात कर रहे थे ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा है वृद्धि दर यानी जो विकास दर की आर्थिक विकास दर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक विकास दर की बात कर रहे हैं। और ऊपर में हमने जो बात किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार का आर्थिक वृद्धि दर अगर पूछ ले, आर्थिक वृद्धि दर, तो वहां पर आपको क्या कहना है, वो कहना है कि 14.9% था, जो कि राष्ट्रीय जो है भारत का राष्ट्रीय औसत है उसका 12% है, मतलब 12% से बढ़ ये ज़्यादा है, ठीक है, 12% राष्ट्रीय वाला है और बिहार का 14.9%। ये जो हमने बात किया ये हम कह सकते हैं कि वृद्धि दर है, ठीक है, आर्थिक विकास दर है 13.1%, और ये वर्तमान कीमत पर है। और वहीं स्थिर विकास जो है स्थिर मूल्यों पर जो विकास दर वो आपका है 8.6%। तो ये सारा डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान से याद करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी आप गलती करो कंफ्यूजन में गलती होना जायज़ है, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तीनों बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो क्षेत्रीय असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि बिहार के औसत प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 76,490 रुपये है और स्थिर कीमतों पर जो कि 40,973 रुपये दर्ज की गई है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। फिर आता है राज्य के भीतर प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला जो कि 131,332, ऐसे याद रखना, 131,332 रुपये के साथ शीर्ष स्थान पर है, जो सबसे गरीब जिले शिवहर इतना से 6 गुना से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि सबसे अमीर में आपका जो कि हम पटना जानते हैं और सबसे गरीब में आपका शिवहर जिला है और इससे 6 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर मिला भी सकते हो आप, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिर्फ 3 जिलों का क्रम जो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर, जबकि सबसे निचले पायदान पर शिवहर, अररिया और समस्तीपुर। तो देखो काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सही आंसर ऑप्शन मतलब पूछा गया कि असत्य क्या है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी असत्य नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शिवहर, अररिया, समस्तीपुर नहीं, यहाँ पे जो कि सीतामढ़ी होगा, सीतामढ़ी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत हो गया और फर्स्ट और सेकंड सही था। असत्य के रूप में देखेंगे तो केवल 3 यहाँ पर असत्य है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देखिए कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य के भीतर उपभोग पैटर्न और आर्थिक असमानता के आकलन के लिए किन प्रमुख कारकों को आधार बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की खपत और प्रति व्यक्ति लघु बचत, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, तो ऑप्शन बी। फिर है नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न
आर्थिक क्षेत्रों में योगदान और चालू कीमतों पर उनकी वृद्धि के दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का 51.8%। इसके बाद सेकंड क्षेत्र जो आता है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें 36.8%, और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम 18.3% का योगदान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा ये पॉइंट जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो देखो, पहला तो 54.8% है, ठीक है, यानी तृतीय क्षेत्र में 54.8% का, और द्वितीय क्षेत्र में जो ये 36 देख रहे हो ये 26.8% होगा। ये डाटा याद रहेगा तब जाकर के आप समझ पाओगे। और तीसरा जो है वो आप देख सकते हो तृतीय क्षेत्र में तीसरा वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, 18.3%। ये पॉइंट पूरी तरह सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट गलत था, ये सही था। तो ये तो हमारा गलत हो गया ना, यानी योगदान के रूप में तो ये गलत है। सेकंड क्या है कि क्षेत्रवार वृद्धि दर, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किस क्षेत्र ने कितना वृद्धि दिखाया। 24-25 को देखा जाए तो चालू कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में 15.5% की वृद्धि, और तृतीय क्षेत्र में 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है और इसे अच्छे से याद भी रखना है। और तीसरा आता है कि राज्य सरकार ने 2030 तक प्राथमिक क्षेत्र के योगदान को दुगना करने का एक विशेष विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किया। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि 2030 तक आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है, ना कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। तो यहाँ पर आय 2x करने का बात की गई है। तो यहाँ पे सत्य के रूप में क्या देखेंगे, केवल और केवल 2 सत्य है, केवल 2। यहाँ पे हम कहेंगे केवल 2 सत्य है, यानी देखिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख पाएंगे कि इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो कह रहा है कि राज्य के बजटीय और राजकोषीय संकेतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है कि बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियां 218,665 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का 22% है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 66,165 करोड़ है और ये जीएसडीपी का 6.7% है। तो मैंने आप लोगों को डाटा क्या बताया था वो याद होगा आपको, जो कि डाटा हमने सेम टू सेम यही आपको याद कराया था कि राजस्व प्राप्तियां याद रखेंगे कि 218,665, जो कि जीएसडीपी का 22% रहने वाला है, ठीक है। और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो हमेशा कम होता है राजस्व प्राप्तियां से, ये आपका 66,165 है। 66 में से एक घटाएंगे 66 में से एक घटाएंगे 65, इस तरह से याद रखेंगे। और ये आपका जो कि 6.7 यानी 67%, मतलब लॉजिकली याद कर लो 67। जैसे कि यहाँ पे देखो 66 है, 65 है, 67, इस तरह से थोड़ा याद रख सकते हैं, मतलब 6.7%, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। फिर सेकंड आता है कि समीक्षाधीन अवधि में राज्य की कुल व्यय 281,939। तो कुल व्यय हमने आपको क्या बताया था, जो कि इस तरह से भी हमने याद कराया था कि 2 लाख करोड़ ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी 281,939 करोड़ दर्ज किया गया, जो राज्य के कुल जीएसडीपी का 28.4% है। तो ये पॉइंट भी पूरी तरह से करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है कि राज्य के कुल पूंजीगत व्यय जो है, जैसे कि व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व जो व्यय है, राजस्व व्यय हमने कितना बताया था, ध्यान रखिएगा। राजस्व व्यय बात किया गया था 219,015 और ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत, 22.1%, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर अगर हम देखें जो कि पूंजीगत व्यय, तो ये याद रखेंगे पूंजीगत व्यय आता है 62,924, ठीक है, 62,924। और ये आपका जीएसडीपी का 6.3%, ये याद रखना है। तो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए कि राज्य की कुल पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का 77% है। तो कुल व्यय का, अब देखो ये तो हमारा जीएसडीपी का 22.1 है, अगर कुल व्यय की बात करें, कुल व्यय का कितना प्रतिशत, कुल व्यय का 77.7%। और जस्ट यहाँ पर इसका अपोजिट जितना बचेगा रिमेनिंग लिख सकते हैं कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहेगा, वो हम कह सकते हैं 22.3%, ठीक है। तो देखो प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बन सकता है, बस ध्यान से हमें डाटा को याद रखना है। प्रश्न अगर पूछेगा कि
पूंजीगत राजस्व व्यय कितना है, तो व्यय हम बताएंगे 219,015। पूछेगा कि जीएसटीपी का कितना है, तो 22.1%। कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, 77.7% है। ठीक इसी तरह से इसमें ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 77% है, तो कुल व्यय का 77.7% है, यानी पूरी तरह से ये पॉइंट हम कह सकते हैं करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखो, थोड़ा सा ध्यान देखो, देखो मिस्टेक हमसे भी हुआ। प्रश्न पूछा कि पूंजीगत व्यय का मतलब पूंजीगत जो व्यय है कुल व्यय का 77% है। कुल व्यय पूंजीगत व्यय थोड़ी है, वो तो राजस्व व्यय है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे ये पॉइंट हमारा गलत होगा। ठीक है, ये गलत है। और सही क्या होगा, हमसे पूछेगा असत्य बताना, तो असत्य केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी असत्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा चीज जो कि ध्यान में रखना है, नहीं तो गड़बड़ होना तय है। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, बिहार के विभिन्न राजकोषीय घाटों के सटीक आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सटीक आंकड़ों किसके बारे में, तो राजकोषीय घाटों के बारे में बात करना है। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या निकलता है। तो पहला पॉइंट पे आते हैं राजकोषीय घाटा। जब मैंने आपको बताया था कि वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार का कुल राजकोषीय जो घाटा है वो बताया गया था, कितना याद आया कुछ, इतना ही 41,223 करोड़ दर्ज किया गया था, जो कि कुल जीएसटीपी का 4.2% मैंने ये बताया था। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकंड आता है कि राज्य का प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी जो डिफिसिट है वो 21,544, जो कि 2.2%, जीएसटीपी का 2.2%, यानी ये भी हम कह सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगला प्रश्न ये है कि समीक्षाधीन अवधि में राज्य का राजस्व जो घाटा है अत्यंत न्यूनतम स्तर पर रहते हुए केवल 357 करोड़ रुपए दर्ज किए गए। तो यहाँ पर राजस्व घाटा पूरी तरह से ये सही है कि 357 करोड़ है। ठीक है, तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इस वजह से हम यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य में रोजगार सृजन और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में श्रम बल के योगदान का सही प्रतिशत क्या होगा। तो क्या बताया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो 54% है, यानी फर्स्ट सेक्टर में 54%। सेकेंड सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें आपको बताया गया था 24%, और थर्ड वाला में कितना था, 22%। तो ये आप देख पाएंगे किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाता है। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अच्छा, यहीं पर हम एक और बात कर लेते हैं जो पहले आपको पीछे बताया गया था, देखते हैं कितना याद है। जीएसटीपी में जो योगदान था, जीएसटीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान की बात करें, ठीक है, योगदान की बात करें तो कितना कितना था, तो फर्स्ट सेक्टर में हमने बताया था आपको कि कितना 18.3% का, 18.3%। सेकेंड वाला में कितना भाई था, सेकेंड वाला में 26.8%। और थर्ड सेक्टर में कितना योगदान रहा, तो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है 54.8%, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र। अब ये तो रहा योगदान। वृद्धि वाला भी हमने बताया था आपको, तो चलो वृद्धि में देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्टर में कितना का वृद्धि हुआ था, 9.6% का। सेकेंड वाला में 15.5% का, और तीसरा वाला में 13.5% का। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दिखाया, दूसरे सेक्टर ने, सेकेंड सेक्टर ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के भूमि उपयोग और उत्पादन संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य में कुल बुआई योग्य जो क्षेत्र है वो 8207.29 हजार हेक्टेयर दर्ज की गई है, जबकि वास्तविक शुद्ध बुआई का क्षेत्र हमने बताया था 54.1196 हजार हेक्टेयर। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट है। फिर आता है सेकंड, मत्स्य उत्पादन के मामले में बिहार का मधेपुरा जिला पूरे राज्य में शीर्ष स्थान पर है, जहां कुल मछली उत्पादन काफी बेहतर दर्ज की गई है। तो ये मधेपुरा हमने नहीं बताया था, मधुबनी के बारे में बात किया गया था। ठीक है, मधुबनी, तो ये गलत है। फिर तीसरा आता है कि राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र में समग्र रूप से कुल जो कि 960,000 टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया। तो ये पॉइंट तो करेक्ट था, मधुबनी जो शीर्ष स्थान पर बना है वो ये एक तरह से इसकी बदौलत। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सत्य के रूप में 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र
डेयरी क्षेत्र में दर्ज की गई वार्षिक उत्पादन के वृद्धि दरों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि दरों के संबंध में। तो पहला पॉइंट है कि राज्य में दूध उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% की वृद्धि देखने को मिली है, बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है यहाँ पर कि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में राज्य ने दोहरा अंक छूते हुए करीब 10.0% की तीव्र वृद्धि दर्ज की है, तो ये भी पॉइंट सही है। फिर तीसरा आता है कि मछली उत्पादन में दर्ज की गई वार्षिक वृद्धि 9.9% रही, तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा। सत्य क्या होगा? तो सत्य तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट है कि राज्य में पर्यटन विकास और जैविक उद्यानों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला आता है कि वर्ष 2024-25 में इको टूरिज्म और पार्कों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय का प्रावधान 100 करोड़ रखा गया था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, हमने बताया भी था कि 100 करोड़ रुपए ऐसा प्रावधान किया गया है। बिहार का तीसरा जैव उद्यान जो है वो अररिया जिले के रानीगंज में बनाया गया है, जो उत्तर पूर्वी बिहार के पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देगा, यानी एक तरह से बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं राज्य का पहला जैव उद्यान पटना में स्थापित था। तीसरा की बात करें तो पहला तो ये पटना में था और दूसरा जैविक जो उद्यान है वो राजगीर नालंदा में है। ठीक है, ये पॉइंट गलत होगा, भागलपुर नहीं, राजगीर जो कि नालंदा में। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा गलत हो जाता है। अब सही देखना है कि सत्य कथन, तो 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य के पर्यटन विकास के तहत चिन्हित प्रमुख स्थलों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है, जिसमें पहला आता है हमारा कि तख्त श्री हरमिंदर जी, ये आपका पटना साहिब में, बिल्कुल सही। मत्स्य गंगा झील सहरसा जिले में, ये याद रखना है। तीसरा आता है कि लौकुश इको टूरिज्म पार्क जो कि वाल्मीकि नगर, ये भी हमारा सही है। और तीसरा जैविक जो उद्यान है वो पूर्णिया नहीं, बनाया जा रहा है अररिया। ठीक है, अररिया, ये ध्यान में रखना है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही था, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे असत्य के रूप में। नेक्स्ट आता है कि बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक आधार पर बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि ग्रामीण बिहार में पुरुषों में बेरोजगारी दर जो है वो कितना बताया गया है, तो ये हमने आपको बताया था कि पुरुषों में बेरोजगारी जो दर है वो 3.3 दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह दर मात्र 0.9% रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, शहरी की बात करें, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक यानी 6.9 दर्ज की गई है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मतलब शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र से अधिक है। क्यों है अधिक? तो आपको मैंने जब हमने लेबर फोर्स वाला जो मैटर देखा था, PLS HS वाला, ये वाला, जब उस पर आपको बताया गया था अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट में कि जो भी शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी दर देखने को मिलती है, क्योंकि गाँवों से हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके चले जाते हैं जो कि शहरों में, और इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर राज्य के सभी वर्गों में सर्वाधिक अर्थात 9.1% है, तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सत्य के रूप में देखेंगे यहाँ पर क्या सत्य होगा, तो तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार आधारभूत संरचना के तहत न्यू गंगा ब्रिज के निर्माण के संबंध में कौन सा तथ्य जो कि सही है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे समझ में आएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से निर्मित 6 लेन वाला पुल है, जिसका कुल लागत 4988 करोड़ बताया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राज्य के परिवहन नेटवर्क और बुनियादी ढांचों में राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा 5.5% है, तो सड़क में हमने ये आपको 5.5% बिल्कुल सही बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि भारत के कुल रेल नेटवर्क की लंबाई में बिहार का योगदान जो है वो आपका 5.4%, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के मामले में बिहार वर्तमान में पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है।
तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होगी कि लंबाई के मामले में ये पॉइंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर प्रथम स्थान की बात करें तो कुल लंबाई के मामले में महाराष्ट्र वर्तमान में लगभग 15,436 किलोमीटर के साथ पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर आता है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए सड़क घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। सड़क घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, एक तरह से केरल और पश्चिम बंगाल के बाद। ठीक है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो आपका बिहार का स्थान थर्ड रैंक पर आता है सड़क घनत्व में। ठीक है, सड़क घनत्व में, तो ये थोड़ा आप याद रख सकते हो। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा और हमें सही बताना है, सत्य क्या है, तो 1 और 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सेकंड की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है कि लड़की का विवाह कानूनी रूप से वैध आयु यानी 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु में होना चाहिए। ये भी पॉइंट करेक्ट है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में बाल विवाह प्रथा में भारी कमी दर्ज की गई। तो एक तरह से ये कह सकते हैं करेक्ट है। तो राइट आंसर तो आप आराम से निकाल सकते हो कि जब तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही होगा तो आराम से हम कहेंगे कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कोई तो यहाँ पर असत्य नहीं पूछा गया, सत्य पूछा गया, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार में स्वास्थ्य जो कि अवसंरचना के विकास और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के लास्ट पेज पर अच्छे से बताया था इसके बारे में। सबसे पहले ये कि वर्ष 2019 से 25 के बीच राज्य में स्वास्थ्य जो केंद्रों की संख्या 12,190 से बढ़कर के 13,150 हो चुकी है। तो ये करेक्ट है। फिर आता है कि वर्ष 2019 से 23 के हालिया आंकड़ों के दौरान बिहार में जन्म के समय समग्र जीवन प्रत्याशा जो है पुरुषों के लिए, ध्यान दीजिएगा कि पुरुषों के लिए हमने आपको बताया था करीब 68.9। ये पॉइंट गलत है, 68.9 वर्ष। ठीक है, और वहीं पर महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम नहीं अधिक था। पुरुषों से अधिक था 69.7%। यानी यहाँ पर मेल में जो कि कम था, मेल के लिए कम था और फीमेल के लिए हमने अधिक बताया था 59.7। तो ये बस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, VVI रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे असत्य क्या कह सकते हैं, 2 और 3 दोनों असत्य होगा क्योंकि दोनों अपोजिट था। 2 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के तहत प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर के कितनी हो गई है। तो बिजली की खपत प्रति व्यक्ति को बताया गया था 374 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि बिहार के वानिकी क्षेत्र के विकास और पर्यावरणीय संकेतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वानिकी क्षेत्र में वर्ष 2011 से 12 से वर्ष 24-25 के बीच दर्ज की गई औसत वार्षिक वृद्धि जो है वो 10.6% देखने को मिली है। तो बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है कि विगत वर्ष 12 वर्षों की समेकित अवधि के भीतर राज्य के कुल वन आवरण जो कि 689 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि देखने को मिली है। तो 689 करोड़, ये भी करोड़ बोल रहा हूँ, वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। वन आवरण में यह तीव्र वृद्धि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए जल जीवन हरियाली मिशन और सघन वृक्षारोपण अभियानों का जो कि एक तरह से कह सकते हैं सीधा परिणाम है। तो राइट आंसर तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो कि हमारा सही आंसर जो हो जाएगा एक तरह से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है। प्रश्न में पूछा गया सत्य, तो ऑप्शन डी करेक्ट को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अंतर्गत दिए गए पेट्रोलियम और घरेलू गैस उपभोग संबंधी आंकड़ों के आधार पर पटना जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं पटना जो है जिला पेट्रोल, डीजल और LPG तीनों के ही समग्र खपत के मामले में पूरे राज्य में सबसे अग्रणी सर्वोच्च स्थान पर है। तो बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि बिहार के जो कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद
जीएसटीपी की संरचना में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के आंतरिक रुझानों के संबंध में विचार करना। जिसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि चालू कीमतों पर 24-25 में प्राथमिक क्षेत्र का जो आर्थिक योगदान रहा, प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो 18.3% दर्ज की गई, जबकि इसकी वार्षिक जो वृद्धि हुई है वो 9.6%। तो मैंने आपको ऊपर में जस्ट बताया था ना ये पॉइंट, जिसमें हमने अच्छे से बात किया था कि योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र में 18.3% का, लेकिन वार्षिक वृद्धि पूछा जाए कि कितना वृद्धि हुआ है तो 9.6%। बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट में था द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग और विनिर्माण, जीएसटीपी का योगदान की बात कर रहा है, 26.8% का योगदान था और चालू कीमतों पर ये इतना सर्वाधिक तीव्र दर से बढ़ा था। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में हमने देखा था कि वृद्धि 15.5% की हुई थी। यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र जीएसटीपी में योगदान सबसे कम है, फिर भी राज्य की आधे से अधिक आबादी 54% रोजगार इसी क्षेत्र पर निर्भर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य की संरचनात्मक समस्या को दिखाता है और एक तरह से जीएसटीपी में मात्र 18.3 योगदान देने वाले प्राथमिक क्षेत्र का राज्य का 54% कार्यबल लगभग इसी में लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कथन सत्य के रूप में तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य के भीतर प्रति व्यक्ति आय का जिलावार जो है वितरण के सबसे संपन्न और सबसे विपन्न जिलों का सही योग में क्या होगा। तो देखिए, सबसे संपन्न हमने बात किया था पटना जिला है, ठीक है, पटना, और उसके बाद सबसे कम में आता है आपका शिवहर। तो पटना यहाँ पर सबसे अमीर हो जाएगा और सबसे गरीब में शिवहर। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल है कि बिहार के मत्स्य पालन और डेयरी विकास के क्षेत्रीय आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, मधुबनी जिला में मत्स्य उत्पादन का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है, जिसमें समग्र मत्स्य क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की है। तो ये हमने देखा था ऊपर में, पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है कि अंडा उत्पादन में दर्ज की गई 10.0% की तीव्र वार्षिक वृद्धि दर यह संकेत देती है कि राज्य में वाणिज्यिक पोल्ट्री फार्मिंग का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। फिर तीसरे पॉइंट पर नजर डालें कि दूध उत्पादन में दर्ज की गई 4.2% की सतत वृद्धि दर ने ग्रामीण परिवारों की गैर कृषि आय को सुरक्षा प्रदान की है। तो देखो, यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई वो एक तरह से अपने आप में महत्वपूर्ण था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन सत्य क्या है। तो तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है। जितना भी परसेंटेज वाला डाटा बताया जा रहा है उनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के वानिकी अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि विगत 12 वर्षों में राज्य के वनावरण में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यह दर्शाती है कि बिहार का कुल भौगोलिक हरित क्षेत्र निरंतर विस्तारित हो रहा है। तो ऊपर हमने देखा था ना कि 689 करोड़ फिर बोल रहा हूँ 689 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, तो एक तरह से सही है। सेकंड है कि अररिया के रानीगंज में राज्य के तीसरे जैविक उद्यान की स्थापना से सीमांचल क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो फर्स्ट तो हमने पटना में देखा था, ठीक है, सेकंड भी हमने देखा था राजगीर में, और थर्ड आपका ये आप बनेगा कहाँ पर, अररिया के रानीगंज। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी करेक्ट। तीसरा था कि वानिकी क्षेत्र में 10.6% की दीर्घकालिक औसत वार्षिक वृद्धि दर राज्य की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में सर्वाधिक तीव्र और तीव्र विकास दर वाले क्षेत्रों में से एक है। तो ये पॉइंट हमने बताया था आपको कि जो 2011 से लेकर के 2011-12 से लेकर के अभी 2024-25 के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी करीब 12 वर्षों के इस आंकड़े में 10.6% की बढ़ोतरी वृद्धि देखने को मिली है। तो तीनों के तीनों पॉइंट तो करेक्ट है ही, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है बिहार में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और शिशु मातृ जो कल्याण संकेतों के संदर्भ में विचार करना। जिसमें पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 15 रुपए की राशि की सहायता का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर कानूनी और सामाजिक रोक लगाना। देखो, बाकी चीजें सही था, लेकिन यहाँ पर 15,000 नहीं, ये 5,000 रुपये है जिनका 18 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा में शादी होता है, उसके लिए इस योजना के तहत 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, ना कि 15,000। वर्ष 2019 से 25 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12,190 से बढ़कर के 13,150 हो चुकी है।
तो ये पॉइंट भी एक तरह से करेक्ट है और ये दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत कर रहा है। ठीक है। तीसरा आता है कि जन्म के समय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा का पुरुषों की तुलना में अधिक होना राज्य के बजटीय स्वास्थ्य सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं पहला तो गलत था लेकिन सेकंड और थर्ड पूरी तरह से सही है, इसलिए सत्य के रूप में 2 और 3 को टिक करेंगे। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि बिहार की परिवहन और संरचना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के सहयोग से 6 लेन का न्यू गंगा ब्रिज उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच भारी वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन को सुगम बनाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेन के देश के कुल रेल नेटवर्क में बिहार का 5.4% हिस्सा यह सिद्ध करता है कि राज्य भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जंक्शन जो कि नेटवर्क है। तो एक तरह से करेक्ट है ही, 5.4% का हिस्सा भी सिद्ध करता है और एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं लाइन करेक्ट ही है। 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा कह रहा है कि सड़क नेटवर्क में 5.5% की राष्ट्रीय हिस्सेदारी को देखते हुए बिहार वर्तमान में प्रति व्यक्ति सड़क लंबाई के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में ये पॉइंट तो कह सकते हैं लंबाई की बात कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा क्योंकि हमने आपको ये चीज़ ऊपर में भी बताया था कि लंबाई के मामलों में यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन सड़क घनत्व के मामलों में तो तीसरा रैंक पर आता है। ठीक है, सड़क घनत्व के मामले में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे रैंक पर आता है, लंबाई के मामले में नहीं। लंबाई के मामले में प्रथम स्थान पर जो कि हमारा महाराष्ट्र बना हुआ है। तो ये 5.5% की हिस्सेदारी वाला बात तो सही था, तो फर्स्ट और सेकंड पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट होगा, तो असत्य के रूप में केवल 3, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य शुद्ध घरेलू आर्थिक संकेतों और मूल्य विभिन्नताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि चालू कीमतों पर 24-25 में बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी का आकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी से कम यानी कितना है, तो 899,020 ये हमने आपको बताया था, इतना करोड़ रुपए है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड आता है कि स्थिर कीमतों पर, ये वर्तमान कीमत यानी चालू कीमत, ठीक है, और स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 531,372 करोड़ रुपए है। और शुद्ध घरेलू उत्पाद जो कि इतना करोड़ के बीच का अंतर पूंजी के मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को प्रदर्शित करता है। तो ये भी एक तरह से करेक्ट ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाटा बताया जा रहा है बस ध्यान से याद रख लीजिएगा। वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर आकलित राज्य की वार्षिक जो आर्थिक विकास दर है वो 13.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत जो है वो आपका 9.8% के आसपास है, जबकि यहाँ पर 13.1% की वृद्धि करीब 3.3% के अधिक के साथ यहाँ पर। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो तीनों के तीनों पॉइंट तो करेक्ट है ही, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि बिहार के जिला स्तरीय राजस्व उपभोग और ऊर्जा विकास के संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला है कि पटना जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की सर्वाधिक खपत यहाँ की उच्च शहरीकरण दर और सघन वाहन आबादी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो बिल्कुल सही भी है। सेकेंड आता है कि प्रति ऊर्जा खपत जो है बढ़कर के 374 किलोवाट घंटा होना, यह प्रमाणित करता है कि राज्य में हर घर बिजली योजना के बाद औद्योगिक और घरेलू बिजली पहुंच का दायरा बढ़ा हुआ है, ये भी एक तरह से सही होगा। तीसरा आता है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद बेगूसराय जिला प्रति व्यक्ति ईंधन उपभोग में मुंगेर को पीछे छोड़कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। एक तरह से मैं आपको बताऊं, देखो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि हमने वैसे भी देखा था जिसमें जो हमारा क्या देखते थे हमने, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो हमने देखा था, उसमें क्या है कि फर्स्ट रैंक पर तो पटना था, ठीक है, फर्स्ट रैंक पर पटना था, और सेकेंड रैंक पर हमने देखा था बेगूसराय, ठीक है, और थर्ड नंबर पर जो कि मुंगेर था, राइट। तो अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बेगूसराय जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर तो नहीं है, प्रथम स्थान पर तो पटना है, सेकंड नंबर पे बेगूसराय, थर्ड नंबर पर मुंगेर, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो सत्य कथन क्या है, कथन सत्य के रूप में 1 और 2 को देख सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार
राज्य सरकार की कुल सार्वजनिक व्यय यानी 281,939 करोड़ के आंतरिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वर्गीकरण पूर्णतः सही है? ठीक है, पूर्णतः सत्य है। अब ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखते हैं कितने लोग सही से देखे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीछे आपको बता रखा था। सेम उसी में से डाटा को थोड़ा घुमा करके बनाया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।